बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जी उठा पाकिस्तान में आपको खुशामदीद कहते हैं। और सुबह की सबसे पहली ख़बर ये है कि क्योंकि आइडियाज़ 2022 शुरू हो चुकी है तो एक्सपो सेंटर कराची में जो लोग रहते हैं, एक्सपो सेंटर का अगर आपका रूट है तो उसको थोड़ा कोई मुतबादिल अगर रूट है उसको इस्तेमाल कर लीजिए, वरना ट्रैफिक जैम में फंसने का काफ़ी इम्कान है। और क्योंकि कुछ दिन चलती है ये एक्सपो और इसमें ये वेपन्स और बहुत सी एमिनेशन और बाकी तमाम चीज़ें दिखाई जाती हैं, हम कोशिश करेंगे अपने प्रोग्राम में भी इसको ज़रूर शामिल करें। लेकिन आप सब ने अपना ख्याल जो इस वक्त रखना है ट्रैफिक के हवाले से, क्योंकि सुबह का वक्त है और सुबह के वक्त जो आपकी कम्यूट है फिर वो बहुत डिस्टर्ब हो जाती है। बहरहाल शुरुआत एक कहानी से और फिर बहुत सारी चीज़ें आज हमने आपके लिए प्लान कर रखी हैं, वो इंशाल्लाह आपको बताते जाएंगे, दिखाते जाएंगे। और लेकिन जितने डायबिटिक पेशेंट्स हैं, क्योंकि डायबिटीज़ के हवाले से भी काफ़ी बात की जा रही है और ये पिछले दिनों भी इसका दिन मनाया गया, सो डायबिटीज़ के हवाले से आज हम बात करेंगे। तो डायबिटिक जितने पेशेंट्स हैं वो अपने सवालात और अपनी तमाम बातें जो हैं वो सोच के रखें और आप हमें कॉल भी कर सकते हैं लेटर ऑन। मगर सेकंड आवर में हमारे पास ऑल टुगेदर एक डिफरेंट किस्म का आज प्रोग्राम होगा, वो हम आपको उस वक्त बताएंगे। तो आज की कहानी कुछ यूँ है कि एक शख्स मुजस्समा साज था, मुजस्समे बनाया करता था और मुजस्समे वो पहाड़ को तोड़ के, पहाड़ का पत्थर निकाल के, पहाड़ को तोड़ के वहाँ से पत्थर लाया करता था, मुजस्समा बनाया करता था तराश खराश के। उसको लोग बहुत मानते थे और उसकी अच्छी ज़िंदगी चल रही थी, पैसे भी सही कमा लेता था और दूर दूर से लोग उसके पास आते थे। एक बार अच्छा ये भी कहा जाता था कि इन पहाड़ों में कोई रूह रहती है, कुछ कुछ साया है, कुछ असरात हैं, लेकिन उसने कभी इस बात पे कान नहीं धरे। बहरहाल वो एक दिन मुजस्समा उसने बनाया और मुजस्समा बना के एक बहुत अमीर आदमी था उसके घर गया। जब मुजस्समा उसने वहाँ पर हैंड ओवर किया तो उसके घर को जितनी देर वो इंतज़ार करता रहा, उसके घर को इर्द गिर्द देखता रहा और उससे हैरान भी होता रहा और उसको फ़ील होता रहा कि कितना अच्छा घर है, कितनी यहाँ पर आसाइशें हैं, कितना खूबसूरत है ये। वो वापस जब वो अपनी छोटे से घर पे लौटा तो उसको बहुत महसूस हुआ। अगले दिन ना उससे उठा जाए, ना उससे काम हो, ना पत्थर तोड़ा जाए, बस हर बार में उसको उसकी वो जो क्लाइंट था उसकी आसाइशें बार बार उसकी नज़रों के सामने आएँ। तो उसने दिल में सोचा कि क्या ही अच्छा होता अगर मेरी ज़िंदगी भी ऐसी होती, मेरे पास भी इसी तरह से नरम बिस्तर होता, इसी तरह की आसाइशें होती और इसी तरह मैं ज़िंदगी गुजार रहा होता, इसी तरह की सवारियाँ होती। और उसको आवाज़ आती है वहीं पहाड़ों में से कि बस जो तुमने सोचा वो हो गया। और अचानक वो थोड़ा सा घबराता है, उसके बाद सोचता है चलो पता नहीं क्या मेरा वहम है, क्या है। घर वापस जाता है, जहाँ उसका छोटा सा घर था वहाँ अब महल नुमा घर बना होता है, गाड़ियाँ होती हैं, नौकर चाकर होते हैं। वो बहुत खुश होता है, हैरान भी होता है एट द सेम टाइम। अब वो ज़िंदगी गुजारने लगता है। एक दिन अपनी बालकनी में खड़ा होता है, वहाँ से किसी शहज़ादे का गुज़र होता है और शहज़ादे की वो जो अपनी शान और शौकत होती है, वो जिस तरह से लोग उसके आगे पीछे होते हैं, उन सबको देखकर वो इतना हैरान होता है और इतना खुश होता है कि वो दिल में ये गुमान करता है या दिल में ये बात कहता है कि ये सब तो हो गया, लेकिन अगर मुझे ये मिल जाता, अगर मैं भी इस तरह शहज़ादे की तरह इतने लोग अपने इर्द गिर्द रखता और इसी तरह अमीर होता, तो उसको फिर से आवाज़ आती है कि जो तुमने सोचा वो हो गया। और वो दोबारा जो शहज़ादा है वो बन जाता है। अब वो शहज़ादे साहब होते हैं, महल में घूम रहे होते हैं, अपने बागों में जा रहे होते हैं। एक दिन वो बाग में जाता है और उसे माली का काम करते हुए देखकर ये एहसास होता है कि जो पानी है ये एवेपोरेट हो जाता है। सूरज में कितनी ताकत है कि इतना पानी भी हो तो वो सूख जाता है। उसके दिल में ख्वाहिश होती है कि काश में सूरज होता तो इतना ताकतवर होता, और ख्वाहिश बराती है, वो सूरज बन जाता है। सूरज बने बने उसको कुछ दिन गुजरते हैं तो वो बोर होने लगता है, क्योंकि ज़्यादा उसके पास काम नहीं होता। और एक दफ़ा जब बादल उसके सामने आ जाते हैं बरसने के लिए और सूरज की रोशनी ज़मीन तक नहीं पहुंच पाती, तो वो सोचता है कि ये तो बादल मुझसे ज़्यादा ताकतवर हैं, मैं तो बेवकूफ़ हूँ, मैं सूरज बन गया, काश मैं बादल होता। और फिर वो बादल बन जाता है। अब जब बादल बनता है तो बादल जो है वो बरस जाते हैं। फिर उसको कोई फीलिंग आने लगती है कि ये तो मैं बादल हूँ तो क्या इसमें है। इसी तरह बादल जब बरसते हैं तो हर चीज़ को मुतासिर करते हैं, लेकिन पहाड़ को मुतासिर नहीं कर पाते। अब वो सोचता है कि मैं पहाड़ होता तो अच्छा था, देखो कुटस से मस नहीं हुआ, बाकी तमाम चीज़ें हो गई।
वो पहाड़ बन जाता है। अब जब पहाड़ बनता है, कुछ दिन गुजरते हैं कि वो नीचे देखता है कि एक मुजस्समा साज है और मुजस्समा साज पत्थर तोड़ रहा है, उसमें लर्जा सतारी होता है क्योंकि उसका एक हिस्सा निकाल रहे होते हैं। और वो ये सोचता है कि देखो ये तो पहाड़ भी इतने ताकतवर नहीं है, काश मैं वापस इंसान ही बन जाऊं तो अपनी मर्जी से तो रहूँगा। वापस वो इंसान बन जाता है। ये कहानी मैंने आपको जल्दी जल्दी सुनाई है, इसमें बहुत सारी और भी चीज़ें हैं, लेकिन इसमें दो चीज़ें आती हैं समझ में। एक तो ये कि इंसान किसी भी हाल में खुश नहीं है, एक चीज़ मिल जाती है तो दूसरी ख्वाहिश, दूसरी मिल जाती है तो तीसरी ख्वाहिश, तीसरी मिल जाती है तो चौथी ख्वाहिश। पैसा होता है तो नाम और शोहरत चाहिए होता है, नाम और शोहरत होता है तो सुकून के तलबगार होते हैं, सुकून होता है तो फैमिली चाहिए होती है, फैमिली होती है तो एक डिफरेंट फैमिली होती है तो आपको अकेलापन चाहिए होता है, आपको मी टाइम चाहिए होता है। देयर आर सो मैनी थिंग्स जो आपको चाहिए हैं, और बीइंग ह्यूमन आपकी तमाम तर ख्वाहिशात एक वक्त में पूरी नहीं हो सकती। और दूसरा इसका सबक ये है, या दूसरी बात इसमें यह है कि अल्लाह ताला ने इंसान को बहुत, जिस तरह अशरफुल मखलूक़ात हमें कहा है, तो इंसान को बहुत सा पावर दिया है, इंसान को बहुत सी सोच समझ दी है, इंसान को ऐसी एक मशीन बनाया है कि आप वो देख लीजिए पहाड़ से भी इस्तेफ़ादा करता है। ये तमाम चीज़ें जो दुनिया में हैं ये हमारे इस्तेमाल करने के लिए हैं, हमारे ज़िंदगी गुजारने के लिए। तो इतनी आसाइश तो हमारे रब ने ही हमें दे दी, पहाड़ दे दिए, नेचुरल रिसोर्सेज दे दिए, खाना पीना दे दिया, मुख्तलिफ़ किस्म के मौसम दे दिए, हमें खुश करने के लिए बारिशें भी दे दी, हमें अच्छा रखने के लिए सूरज भी दे दिया, और हर चीज़, हर नेचर की चीज़ जो है वो हमारे पास है। अब हम उसे कैसे यूटिलाइज़ करते हैं, किस तरह हम अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाते हैं, वो हमारे ऊपर है। चरिंद परिंद भी हमारे लिए दे दिए, घास फूस भी हमारे लिए दे दी, खाना पीना भी, जानवर भी, हर चीज़। तो बात यही है कि इंसान ही नाशुक्रा है और इसीलिए इंसान ही खसारे में है। सो विद दैट एक ब्रेक आ गया है। ब्रेक के बाद जब हम वापस आते हैं तो आज डायबिटीज़ की बात भी करेंगे। आज आपको एक बॉक्सिंग चैम्पियन से भी मिलवाएंगे जो पिछले दिनों हमारे शो का हिस्सा बने थे, और क्या लेकर आए हैं इंटरनेशनली, किस तरह उन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया, इस पर भी हम बात करेंगे आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक। और इस वक्त हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं आगा कलीम से, जो पिछले दिनों भी हमारे शो में आए थे। मिक्स मार्शल आर्ट करते हैं और इंटरनेशनल चैम्पियनशिप के लिए जा रहे थे जब हमारे शो में आए थे, और आज माशाल्लाह जीत के आ चुके हैं। सो प्रेजेंटिंग आगा कलीम, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। मैं ठीक ठाक और बहुत मुबारक हो। ये कौन सा अवार्ड है, क्या है, ज़रा डिटेल्स बताइए। बिल्कुल, ये एशिया चैम्पियनशिप था। मैंने कहा कि मैं जा रहा हूँ एशिया चैम्पियनशिप खेलने के लिए, मेरे पास स्पॉन्सर नहीं थे, मैं आपके पास भी आया, आपने भी मेरी हेल्प की, जाज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच। पहले तो बस अल्लाह ताला आपको आगे लेकर चले, और जिन लोगों ने की अल्लाह ताला उनको जज़ा दे। लोगों ने स्पॉन्सर किया तो उनकी बदौलत अल्हम्दुलिल्लाह ये मैं एक बेल्ट और एक मेडल पाकिस्तान के नाम किया, और अपने ओपोनेंट को अल्हम्दुलिल्लाह 20 सेकंड में नॉकआउट किया। और ये बहुत बड़ी एजाज़ की बात है पूरे पाकिस्तान के लिए, और एक रिकॉर्ड है कि मैंने अपने ओपोनेंट को 20 सेकंड में नॉकआउट किया और ये मेडल और एक बेल्ट पाकिस्तान के नाम किया अल्हम्दुलिल्लाह। अरे वाह, जीत कर आए हैं आप। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह जीत के। मैंने कहा था एशियन चैंपियनशिप, मैंने कहा था मैं जीत के आऊँगा, नहीं आऊँगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे भरोसा था, ट्रेनिंग ज़्यादा की हुई थी, मैंने ज़्यादा किया हुआ था, उसको वहाँ प्रूव करना था। जब हम जा रहे थे यहाँ से ना कजाकिस्तान जा रहे थे, तो हमने 4 दिन स्टे किया था एयरपोर्ट पे। अच्छा। हमसे फ्लाइट मिस हो गई थी। 4 दिन हमने स्टे किया एयरपोर्ट पे, हमने क्या खाया क्या पिया हमें पता है। उसके बाद हमें फिर 22 से 26 फ्लाइट थी हमारी, 26 को नेट टिकट करवाए हमारे जनाब एहसान अहमद साहब ने। फिर हम इसके बाद हम लोग गए वहाँ पर पहुँचे अलमाती से कराकंदा 20 घंटे सफ़र था। वो हमने ट्रेन में सफ़र किया, वहाँ तक गए, वेट दिया, और बहुत थके हुए थे भी थे ना, बहुत ज़्यादा थके हुए थे। वहाँ पर वेट दिया अल्हम्दुलिल्लाह, डायरेक्ट वेट के बाद डायरेक्ट फाइट की, और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के नाम एक बेल्ट और एक मेडल अपने नाम किया। क्या बात है भाई। और आज तो बोलने में भी रवानी बहुत है। जब जा रहे थे तो उस वक्त काफ़ी कंफ्यूजन और इस तरह का माहौल था। अब तो माशाल्लाह बड़ी तेज़ जैसे तेज़ गुफ्तार और वो एक कॉन्फिडेंस आ जाता है ना चैंपियन वाला। अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि मेरे पास वो फैसिलिटीज़ नहीं थी, थोड़ा मेरी तरह क्या हाँ या ना,
कि जाएगा नहीं होगा नहीं होगा, तो बड़ा टेंशन में था। अल्हम्दुलिल्लाह जब हो गया, कॉन्फिडेंस था, अपनी टिकट्स हो कंफर्म हो गए तो बड़ा खुश हुआ। और वहाँ पे गया अल्हम्दुलिल्लाह, एक नया मुल्क देखा, एक नए लोग देखे, उनसे मिला, तो एक नई टेक्निक देखी, वो लोग किस पे काम कर रहे हैं। वो लोग जो थे बड़े टफ लोग थे, क्योंकि वहाँ जो कजाकिस्तान है, वहाँ की सर्दी, वहाँ पर एनी टाइम सर्दी होती है, तो वहाँ के जो लोग बड़े टफ है, उनको डेली मतलब वो स्नोफॉल इनको मिला होता है, तो उनको बीट करना मुश्किल नहीं था। वो लोग ग्रिपलिंग बहुत अच्छे थे, आपने शायद खबीब सुना होगा, खबीब कॉर्नर में जो खबीब जो उनके शहर के लोग थे, तो उनको बीट करना कोई मुश्किल काम, थोड़ा मुश्किल था मगर नामुमकिन नहीं था। अल्हम्दुलिल्लाह फाइट से पहले 2 रकात नफल पड़ी, फाइटिंग में गया, अपने पूरे को 20 सेकंड नॉकआउट किया। हमारी पाकिस्तान की पूरी टीम जिसमें नसार अहमद था, साबिर अहमद था और अपना एक हमारे आतिफ KBK से थे, तो हम लोग 5-4 बंदे की टीम थी। इसमें 3 सिल्वर आए पाकिस्तान के नाम किए और एक गोल्ड अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पाकिस्तान के नाम किया। वाह क्या बात। फाइट बहुत टफ थी, दिमाग में एक चीज था कि बहुत दूर से आए, बहुत दूर चल के आए, 4 दिन वहाँ वेस्ट किए, और तो अब हमने लड़ना है और गोल्ड लेके जाना है हर सूरत में। वो हमसे 5 kg ऊपर भी थे वेट में, 5 kg ऊपर थे। आपको मैंने कहा था ना 5 kg ऊपर थे, जो मैंने वेट लूज किया वो फजूल गया। हाँ, मैंने कहा मैं वेट लूज कर रहा हूँ, मैंने कहा था 50 पे आना है, 50 पे मैं आया, मैंने वहाँ जब गया वहाँ 56 पे था वो, तो मैंने कहा सर वी 56 kg आप देन मी, बोला डजंट मैटर, इफ यू वांट टू प्ले प्ले इट, इफ यू डोंट वांट टू प्ले गो बैक टू पाकिस्तान। मैंने कहा इतने दूर से आया हूँ, मैं एक 6 kg के लिए दोबारा फाइट छोड़ दूँ, पाकिस्तान चला जाऊँ। मैंने कहा नहीं, आई वांट टू प्ले, बोला लेट्स कम। गया 2-3 घंटे का रेस्ट किया, एक फाइट में उतरा, अल्लाह ने बड़ी कामयाबी दी, बड़ी इज्जत दी, और ये बड़ी फख्र की बात है। भी बेहतर हो गई आपकी तो भाई, बिल्कुल बेहतर ना, बेहतर इसलिए हो गई कि जीत क्या है ना, जीत क्या है। हाँ, उसका देखो जोश और वलवला ही कितना डिफरेंट होता है। और इंसान की पर्सनालिटी, जो कहते हैं ना कि स्पोर्ट्समैन पे अगर थोड़ी सी तवज्जो दी जाए तो वो एंटायरली एक डिफरेंट पर्सनालिटी हो जाते हैं। तो है यू गो, अगर पिछली दफा का आप इंटरव्यू देखें और अभी जैसे मैं पहुंचा ना, कराची एयरपोर्ट पहुंचा, तो मुझे एक उस्ताद ने कहा भाई यू हैव टू रेडी फॉर नेक्स्ट इवेंट। मैंने कहा नेक्स्ट इवेंट कब? बोला 14 को था, नेक्स्ट 14 को जो आपके इवेंट है जो कल गुजरी है 14। तो मैंने कहा यार 4 सर जी 10 दिन है, बोला मसला नहीं, यू विल कंट्रोल इट। मैंने कहा इंशाल्लाह। तो उसके बाद मैंने ट्रेनिंग दोबारा स्टार्ट की, डायरेक्ट मैं एक दिन रेस्ट किया, ट्रेनिंग स्टार्ट की। अब मैं पिछले 6 दिनों के पीछे भाग रहा हूँ वीजे के पीछे, मुझे वीजे की अप्रूवल नहीं मिल रही है। मैंने 1 हफ्ते पूरा लगाया वीजे में, तो मैं गया, मैंने कहा बड़े बोला टिकट्स कराओ, मैंने गया टिकट्स करवाया पहले। उसने कहा भाई आपकी टिकट्स लाजमी है, टिकट्स करवाया। उसने कहा आपने कहा भाई आपकी जो स्टेटमेंट है बैंक की, मैंने कहा मेरी क्या बैंक की स्टेटमेंट होगी, मेरे पास अपने बैंक में कुछ है ही नहीं, मैं होटल की चाय के होटल में काम करता हूँ। बोला नहीं आपको लाजमी है। फिर मैंने गया बाइक अकाउंट स्टेटमेंट दिया, बोला भाई अभी आपकी अप्रूवल नहीं आई है, जो ताई एम्बेसी जाती है। मैंने कहा मेरे को पड़ी हुई हमारे पास सब। बोला नहीं यार वहाँ से नहीं आई। तो 6 दिन के बाद जो था वर्ल्ड चैंपियनशिप था, हमने जो परफॉर्म किया था एशियन चैंपियनशिप में, तो मैं सेलेक्ट किया था वर्ल्ड चैंपियनशिप में। तो वो जो हमारी फाइट थी वो नहीं हो पाई, और आज उनकी फाइट स्टार्ट हो गई थाईलैंड में, पताया में, तो फाइट स्टार्ट हो गई है। चलो कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम से वापस जब आए तो यहाँ पर अपने होटल पे भी बताया होगा और लोगों को भी बताया होगा, कैसा लगा उनको? बिल्कुल, जब मैं आया पहले तो सारे होटल के लोग पहुंचे हुए थे होटल उधर एयरपोर्ट पे इस्तेमाल के लिए। अच्छा, सारे पहुंचे हुए थे, बहुत खुशी हुई कि सारे लोग आए हुए थे, इलाके के लोग आए हुए थे, और कुछ चेयरमैन भी आए, हमारे इलाके के चेयरमैन भी आए हुए थे, बड़ी इस्तेमाल की उन लोगों ने। फिर डायरेक्ट मैं आया, मतलब मेरे पास टाइम कम था, अब मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि यार मुझे 2 हफ्ते की और छुट्टी दी जाए। तो उन्होंने कहा बस मसला नहीं, आप 2 दिन छुट्टी करो, आपने हमारे सर फखर से बुलंद किया तो इंशाल्लाह आप 1 महीने छुट्टी आपको देंगे। तो उसके बाद हमें छुट्टी दी गई, अभी तक छुट्टी है, कल से दोबारा काम बैक करना है। कल से दोबारा तो वो जो इवेंट था वो तो कैंसिल हो गया, तो कल भी दोबारा काम से बैक करना है। फिर इंशाल्लाह एक और इवेंट आ रहा है ईरान में, वो है चैंपियनशिप, वो बेल्ट चैंपियनशिप है इस तरह। और उसके बाद एक बहुत दूसरा थाईलैंड में आ रहा है, वो दिसंबर के एंड में, तो उसमें इंशाल्लाह उसके लिए इंशाल्लाह रेडी हूँ। और जिन्होंने भी मेरी हेल्प की रिसेंटली, एहसन अहमद साहब इस इवेंट के लिए उसने बड़ी बड़ी हेल्प की, और हांगकांग से एक था नासिर अहमद साहब, उन्होंने बड़ी बड़ी हेल्प की। उसके अलावा जनाब जाने से पहले जिन्होंने मेरी हेल्प की, जनाब क्यामुद्दीन आगा साहब, उनका मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। इस तरह मुझे उन्होंने, जो हमारे इलाके के बड़े अच्छे शख्सियत भी, और हर हवाले से वो काम करते हैं, चाहे वो देखा जाए स्पोर्ट्स के हवाले से हो, हर हवाले से काम करते हैं। तो जो मेन जो था ना, जिस बंदे ने मेरी हेल्प की, मैं फंसा हुआ था, बहुत टफ फंसा हुआ था। अब मेरे पास एक रास्ता था, 2 रास्ते थे, या मैं घर आऊँ या मैं नए टिकट्स करूँ कराची उसके लिए, कजाकिस्तान के लिए। तो उस दौरान जिस बंदे ने मेरी हेल्प की वो था एहसन अहमद साहब। तो मुझे 3 टिकट चाहिए थे, मैं बड़ा परेशान था, इसको कॉल किया कोई रिप्लाई नहीं कर रहा था, सब बिजी थे। तो फिर उस दौरान जब मेरी हेल्प की एहसन अहमद साहब, तो मिस क्यों हो गई थी फ्लाइट? तो मिस तरह हो गई थी, हम लोग वहाँ मौजूद थे, बोर्डिंग कार्ड पर मौजूद थे, बोर्डिंग कार्ड के बगैर आपकी फ्लाइट नहीं जाती। तो हमारे मौजूद थे हम लोग वहाँ। उस दौरान वहाँ से इंडिया से उम्र वाले लोग आए हुए थे, 300 लोग के करीब लोग आए हुए थे, बहुत सारे। मैं वहाँ मौजूद बैठा हुआ था। तो जब वहाँ के उसने ना मैं फर्स्ट कॉल दी ना मैं लास्ट कॉल दी नहीं है। तो हम वहाँ बैठे, वो बंदा क्या कहते हैं भाई तुम्हारी फ्लाइट मिस हो गई। मैंने कहा किस तरह मिस हो गई, आपने हमें फर्स्ट कॉल नहीं दी, लास्ट कॉल नहीं दी, मिस हो गई। बोला वो तो इंडियन से था, इंडियन था ना,
तो बोला मिस हो गई। मैंने कहा किस तरह मिस हो गई? तो वही मैंने कहा भाई मेरा बोर्डिंग कार्ड मुझे, बोला बोर्डिंग कार्ड तो दिए, फाड़ के उसने फेंक दिया, मतलब जो आधा हिस्सा होता है। हाँ। बोला ये लो अब तो हो गया। क्या हो गया? तो कौन से एयरपोर्ट पे थे आप लोग? एयर अरेबिया। नहीं, यहाँ पाकिस्तान में ही थे, कहाँ थे? शारजा में। शारजा में थे ना? शारजा मैं में इतनी 4 देर से दिन सोच stay रही हूँ यहाँ से मिस हो गई थी। नहीं, शारजा में कनेक्टिंग फ्लाइट थी जो मिस हो गई थी। वहाँ शारजा में। अच्छा। फिर वहाँ जो हमने 4 दिन वहाँ गुजारे, यकीन करें 4 दिन में मेरे पे 4-10 साल से गुजरे। किस तरह मैंने 4 दिन वहाँ गुजारे एयरपोर्ट पे। बिल्कुल सही बात है। तो उसके बाद हमने वहाँ क्या खाया, यहाँ से मैं प्रोटीन ले गया मेरे साथ, जो आपको मैंने प्रोटीन वगैरह सारा प्रोटीन मिलेगा, मैंने सारा वहाँ इस्तेमाल किया। फिर हमें पता ही नहीं कि मैंने कहा वेट लूज होगा, टेंशन में वहाँ वेट फुल लूज हो गया था, 2 kg वहाँ लूज हो गया था। वहाँ तक फिर पहुंचे, फाइट करना बहुत मुश्किल था मैम। जब यहाँ से ट्रेवल करते हो 4 घंटे यहाँ मतलब 4 दिन यहाँ स्टे किया, फिर आप 20 घंटे ट्रेवल करते हो, फिर दोबारा वहाँ से 20 घंटे आते हो, फिर फाइट करते हो, बहुत मुश्किल था। बहुत थके हुए भी थे, अल्हम्दुलिल्लाह ने बड़ी हिम्मत दी। हौसला था हमारे दिल में कि यार पाकिस्तान के लड़ना है, बहुत दूर से है। जब फाइनल मैच था जिसने आपको गोल्ड दिलवाया है, उस वक्त जो कंटेंडर था आपके सामने, कंटेस्टेंट था, वो कैसा मुश्किल था? वो अगर पिक में अगर देखा जाए तो मुझसे बिल्कुल मुझसे आप टेल भी था, आप भी था, मुझसे बड़ा भी था, और मुझसे 6 kg का फर्क था उसमें। हाँ। 6 kg फर्क भी था। तो अल्हम्दुलिल्लाह ज़हन में एक चीज थी, देखिए आपके सामने ये ज़हन में एक चीज ये है, ज़हन में एक चीज है कि इसको मारना है और कुछ नहीं करना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह किर्गिस्तान के टॉप फाइटर थे, वर्ल्ड चैंपियन थे, ये इन्होंने वर्ल्ड चैंपियन खेला हुआ था। तो बस जब भी ज़हन में एक ही चीज है कि इनको मारना है, अपनी दूर से मैं आया हूँ तो और कुछ नहीं करना है। अल्हम्दुलिल्लाह रिंग में उतरा, अल्लाह की बड़ी मेहरबानी थी मुझ पर। अल्हम्दुलिल्लाह रिंग में गया, उसको 20 सेकंड नॉकआउट किया। तो वो लोग बड़े परेशान है कि आपने फाइट तो खेली ही नहीं है। क्या फाइट खेली 20 सेकंड? मैंने कहा बस जो 20 सेकंड में ही बस। अल्हम्दुलिल्लाह गया, 3-4 पंच मारे, नीचे लटाया, हम लगा दिया और फाइट खत्म। क्या बात है। अब नेक्स्ट क्या प्लान है? ये सब तो है कि चलो ये चैंपियनशिप आ रही है, वो चैंपियनशिप आ रही है, लेकिन लॉन्ग टर्म प्लान क्या है? क्योंकि आप एक ट्रैक पर आ रहे हो ना। बिल्कुल ट्रैक पे। मैंने कहा मैं आपसे वादा किया था, हर बंदे से मैंने वादा किया मैं जाऊंगा तो गोल्ड लेकर आऊंगा। क्योंकि इस तरह मेरी ट्रेनिंग चल रही थी, इस तरह मेरा कैंप चल रहा था, 3 घंटे सुबह में, 3 घंटे शाम में। तो मैंने कहा जब मैं वहाँ से आऊँगा मेरा बड़े इस्तेमाल होंगे, हुकूमती लोग आएंगे, मेरी सरपरस्ती करेंगे, मुझे कोई इनाम वगैरह देगा। तो मैंने कहा हौसला अफजाई हो जाएगी मेरी, तो मुझे उनसे इनाम नहीं चाहिए। मैं चाहता हूँ जो मेरे टिकट से, जो मेरी होटलिंग है, मुझसे वो दी जाए। अब इस इवेंट के लिए मैंने कितनी भागम दौड़ी की मुझे पता है। तो जो मैंने होटल का मसला था बताया मैं, और टिकट्स के मसाइल थे। तो मैंने कहा ना जो पिछले मेरा इवेंट था उसमें 2.5 लाख मकरूज हुआ, 2.5 लाख का मकरूज हुआ। मैंने लेबन से मैंने कहा मैं आपको रिटर्न कर दूंगा, आप सिर्फ मुझे भी किस तरह दे दो, हम 3 बंदे किस तरह हम आपको ना 2 महीने बाद रिटर्न कर देंगे। हम आपसे वादा काम करके ना होटल का जो हमारी मंथली आती है पेमेंट 50,000 में को दे देंगे, 3 बंदे 1.5 लाख बनते। बोला ओके मसला नहीं है। तो उसके भी हमारे पे कर्ज है, उसको भी देना 1.5 लाख रुपए। तो हम चाहते हैं कि हमने इनसे कुछ नहीं, इनसे वो चाहते हैं, इनाम चाहते हैं। मैं चाहता हूँ जो सिर्फ हमारी जो टिकट से, जो होटल से हमें वो दी जाए, ताकि हम हाई से हाई लेवल पर पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करें। मैं तो ये कहूँगी कि जितनी ये एसोसिएशंस हैं और इस स्पोर्ट को खुसूसी तौर पे ये जिनके अंडर में आ रही है, इतने लड़के हैं जो चाय के होटल में काम कर रहे हैं, पुलिस की जॉब्स भी कर रहे हैं, दीगर और काम भी कर रहे हैं, जो इसमें मार्शल आर्ट्स में हैं या बॉक्सिंग में हैं, उनके लिए सोचिए, उनको कहीं पहुंचाइए, उनके लिए कुछ काम कीजिए। ये तो हमारा असासा है जो इसी तरह से बस एक चैंपियनशिप खेल के आते हैं बेचारे, फिर अपने काम पे लग जाते हैं। बिल्कुल। अब मैं चाहता हूँ ना कोई ऐसी एसोसिएशंस हो, कोई ऐसी कंपनी जो मुझे पर मंथ पे करे, ताकि मैं होटल काम छोड़कर सिर्फ सारा तवज्जो स्पोर्ट्स पे दूं और पाकिस्तान के लिए और मेडल गोल्ड ला सकूं हाई लेवल पर। अभी जो हमारा गेम है नोमान MMA, ये रजिस्टर होने वाला है ओलंपिक्स में 2028 में। फिर ओलंपिक्स भी जा सकते हो। उसके लिए मैं बड़ी मेहनत कर रहा हूँ, लगा हूँ, स्ट्रगल कर रहा हूँ कि इंशाल्लाह कि मुझे पता है, अपना भरोसा है कि पाकिस्तान में मेरे वेट में कोई नहीं है नोमान MMA में। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बंदे को बीट कर सकता हूँ, क्योंकि जो मेहनत मैंने की है वो मैं वहाँ पर अपना 100% दे सकता हूँ। जिस तरह मैंने कजाकिस्तान में दिया वो इंशाल्लाह हर जगह। चलो भाई, अल्लाह तुम्हें कामयाब करे और ऑल द बेस्ट टू यू। और तालीम कितनी है तुम्हारी? तालीम मेरी मैट्रिक है। मैट्रिक जब मैंने फर्स्ट ईयर किया तो उसके बाद मेरी फाइनेंशियली जो बैक थी वो स्ट्रांग नहीं थी। अब लेकिन फोकस इस पे कर रहे हो, कम्युनिकेशन बेहतर हो रही है, काफ़ी चीज़ें बेहतर हो रही हैं। आई थिंक दिस इज़ हाई टाइम कि हमारे वो लोग जो डिसीजन मेकर इस हवाले से हैं वो ज़रूर सोचें, क्योंकि ये असासा भी एक ऐसा असासा है जिस पे काम कर लिया जाए तो पाकिस्तान का ना सिर्फ इमेज बल्कि बहुत सारी चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। विद दैट थैंक यू सो मच आगा कलीम, आप हमारे साथ मौजूद रहे। एक ब्रेक आ गया, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और फिर कंटिन्यू करेंगे।
वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात। और मुख्तलिफ़ बीमारियों के बारे में हम बारहा डिस्कशन करते हैं और मेरे ख़्याल में कभी कभी लोगों को लगता है कि इस बीमारी के बारे में दोबारा बात हो रही है, बट कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमारी सोसाइटी में पेनिट्रेट कर रही हैं और आहिस्ता आहिस्ता उनका जो ग्राफ है वो बढ़ता चला जा रहा है, या वो जो जुरिस्डिक्शन थी, उनकी डिमार्केशन थी, वो उससे आगे चली गई हैं। तो शुगर या डायबिटीज़ जो है, डायबिटीज़ की जो बीमारी है वो भी बहुत ज़्यादा हमारी सोसाइटी में अब पाई जाती है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एज, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ, पहले तो हम एक खुसूसी एज में समझते थे कि जी डायबिटीज़ की बीमारी होगी, लेकिन अब बच्चों में भी होने लगा है। इसका इंसिडेंस क्योंकि बढ़ता चला जा रहा है और क्योंकि कल ही इसका दिन मनाया गया है, तो हमने सोचा कि इसके हवाले से बात की जाए। लेटेस्ट बहुत सी टेक्निक्स आ गई हैं, बहुत सी चीज़ें आ गई हैं, इंसुलिन के हवाले से बात हो रही है। और मैंने पिछले दिनों एक वीडियो देखी जहां से मैं डॉक्टर साहब से बात करना शुरू करूंगी, बिकॉज सोशल मीडिया जहां हमें बहुत सी इन्फॉर्मेशन दे रहा है, वहां सोशल मीडिया पर ही कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसे सवालात उजागर हो रहे हैं जो हमें शायद कन्फ्यूज़ भी करते हैं। सो डायबिटीज़ के हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद सैफुल हक, प्रेसिडेंट हैं नेशनल एसोसिएशन ऑफ डायबिटीज़ एजुकेटर ऑफ पाकिस्तान, कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट एंड एंडोक्रोनोलॉजिस्ट, बकाई इंस्टीट्यूट से इनका ताल्लुक है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, पहले तो मैं आपसे एक जेनेरिक सा क्वेश्चन करूंगी, क्योंकि कल ही मैंने सोशल मीडिया पे एक वीडियो देखी जिसमें एक शख्स जो है वो पता नहीं कोई हर्बल इलाज या क्या बता रहे होते हैं, तो ही रेज्ड लॉट ऑफ क्वेश्चंस एंड ही सेड कि जब आपका पैनक्रियास या आपका लबलबा काम नहीं कर रहा होता तो आपको ये डायबिटीज़ का मर्ज लाहक होता है। तो हमारे यहाँ उसको ऊपर से इंसुलिन देकर चलाया जाता है बजाय इसके कि उस पैनक्रियास को सही किया जाए। दैट्स व्हाट आई हर्ड माई सेल्फ। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जी नुसरत, पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक की तरफ तवज्जो फरमाई। जैसा कि आपने अपने इंट्रो में कहा कि कई दफ़ा इसमें बात होती है और ऐसा लगता है कि जैसे वाकई बार बार बात की जा रही है। तो यकीन इस पे जितनी बात की जाए, आप पूरा दिन, ये तो अभी आपने एक छोटा सेगमेंट लिया है जी, अगर आप पूरा दिन इस बात करती रहें सुबह से लेकर रात तक, तो यकीन करें जितना बड़ा ये एक डिलेमा है हमारी सोसाइटी की तरफ, जितना शदीद नुकसान हमारे सोसाइटी मुल्क को पहुंच रहा है, वो शायद वो बातचीत भी कम पड़ जाए। इस वक्त डायबिटीज पाकिस्तान हर 4 में से एक शख्स को मुतासिर कर रहा है। जैसा कि आपने खुद कहा कि क्या बच्चे, क्या बड़े, क्या खवातीन, क्या लड़कियां, हर एक इसका शिकार है। तेजी से फैलता हुआ मर्ज है, बहुत बड़ी तबाही फैला रहा है, जिसकी तरफ तवज्जो करना बेतहाशा जरूरी है। सही। अब आते हैं आपके तरफ, जैसे आपने कहा कि आप कोई वीडियो देखी, उसमें कोई साहब जो है वो कोई देखे, जैसे जो जितना बड़ा टॉपिक होता है ना उसके बारे में उतनी ही मिथ्स, उतनी बातें की जाती हैं। जैसा कि आपने देखा कि पिछले 2 साल हमारे कोविड में गुजरे, उसके बारे में बेतहाशा बातें, कोई कह रहा है इस तरह इलाज कर लो, कोई कह रहा है इस इलाज कर लो, कोई कह रहा है ये वाला पानी पी दो, कोई कुछ कर लो। इसी डायबिटीज पूरी दुनिया को मुतासिर कर रहा है। सबसे अफसोसनाक और परेशान कुन बात हमारे लिए, हमारे नाजरीन के लिए, हमारे मुल्क के लिए, कि पाकिस्तान इस वक्त नंबर 1 कंट्री है, दुनिया का नंबर 1 मुल्क है डायबिटीज की फैलने की शरह के लिहाज से। इंतहाई परेशान कुन है। पाकिस्तान आबादी के लिहाज से दुनिया में 5वें या 6ठे नंबर पे आता है, लेकिन डायबिटीज के लिहाज से दुनिया में 3रे नंबर पर है। पाकिस्तान, चाइना, इंडिया के बाद हमारा 3रा नंबर है। इंतहाई परेशान कुन सूरत हाल है और इसी का फायदा उठाकर, इसी को देखते हुए, चूंकि वो जैसे आपने सुना होगा जितने मुंह उतनी बातें, तो इस सोशल मीडिया का दौर है। सोशल मीडिया के अंदर आप उठा के देख लें, मुझे भी तकरीबन, अगर मैं मुबालगा आराई से काम ना लूं तो तकरीबन 100 से ऊपर मुख्तलिफ किस्म की वीडियोस डेली आती होंगी मेरे पास। लेकिन यकीन कीजिए नाज के लिए डॉक्टर साहब, मुझे लेकिन वो बात का जवाब, क्योंकि ज़ाहिर है ये तो गुफ्तगू काफ़ी आगे चली जाएगी, मुझे ये वाला जवाब दे दीजिए कि क्या पैनक्रियास को हम किसी तरह से इलाज करके दोबारा इंसुलिन बनाने पे आमादा नहीं कर सकते? क्या इंसुलिन जिस तरह हमें दी जाती है या जो तरीका अब तक वज़ा किया गया है डायबिटीज़ का, यही तरीक़ाकार है? देखिए, आपका सवाल मैं बिल्कुल इसको आम फहम अल्फाज में समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, डायबिटीज का जब हमें इल्म होता है, डायबिटीज एक ऐसी बीमारी नहीं है कि आप एक सुबह सो के उठें और आपको ये पता चले कि आपको डायबिटीज हो गई। मैं बात कर रहा हूँ टाइप 2 डायबिटीज की। 2 तरह की डायबिटीज हैं।
एक है टाइप डायबिटीज, जिसको आम फहम में बच्चों की डायबिटीज कहते हैं। सही। इसमें तो कोई सूरत नहीं है अभी तक दुनिया भर के अंदर कि आप पेनक्रियास को दोबारा आमादा कर सके। ठीक है। इसमें वाकई ये टाइप 1 डायबिटीज है, ये सिर्फ और सिर्फ इसका इलाज इंसुलिन ही है। इसका इलाज सिर्फ इंसुलिन ही है। ठीक है। दूसरी डायबिटीज के तकरीबन 95, 96 या 98% कह लें लोगों में होती है, यानी कि बहुत मेजोरिटी, जिसको आम फहम में डायबिटीज समझा जाता है, वो है टाइप 2 डायबिटीज। उसमें आपकी बात सबसे दुरुस्त है। अगर जल्दी डायग्नोसिस कर ली जाए, जल्दी तशखीस कर ली जाए, तो फिर वाकई अपना वजन कम करके, वाकई अपने डेली लाइफ को चेंज करके, अपने लाइफस्टाइल को चेंज करके, सिंपल तरीन खाना खा के, कम खा के, सिंपल तरीन भी हो, कम और ज्यादा चल के आप वाकई लबलबे को दोबारा तैयार कर सकते हैं भरपूर मिकदार में इंसुलिन बनाने के लिए। सही डॉक्टर साहब। जी डॉक्टर साहब, क्योंकि वक्त हमारे पास कम है, आप अपनी बात को कंक्लूड भी कर दें और आप कोई नुस्खा बता दें पाकिस्तानी कौम को कि वो डायबिटीज़ से दूर रह सकें, और फिर इंशाल्लाह इस पे फुल फ्लेज प्रोग्राम रखेंगे, आपको अपने प्रोग्राम में यहाँ मदऊ करेंगे। अभी आप इसको कंक्लूड भी कर दें और ये नुस्खा भी बता दें। देखिए, मैं कंक्लूड ये करूंगा कि इस दफा जो इंटरनेशनल डायबिटीज फेडरेशन है, उसकी एक थीम है, वो है एजुकेशन टू प्रोटेक्ट टुमारो। मतलब तालीम दी ताकि कल को महफूज किया जाए डायबिटीज से। डायबिटीज ऐसा मर्ज है जिससे बचा जा सकता है। डायबिटीज एक ऐसा मर्ज है जिसको दोबारा रिवर्ट वापस किया जा सकता है सिर्फ और सिर्फ 2 चीजों से, जिसमें बेहतरीन लाइफस्टाइल, कि हमारा खाने पीने की जो चीजें आजकल बनी है मुख्तलिफ घरों के अंदर। मैं डॉक्टर हूँ, मुझे हैरत होती है कि हम कहते हैं पाकिस्तान गरीब मुल्क है, बहुत ज्यादा लोग आते हैं जो खाना बाहर से मंगवाते हैं। हमारा खाना सिंपल होना चाहिए। आपको याद होगा कि पिछले दौर में और जितनी कहावतें हैं उसमें एक बात है, 2 वक्त की रोटी। जी आज हमारी 2 रोटी नहीं, कितने वक्त की रोटी हो चुकी है। तो 2 रोटी की तो बात है, 2 रोटी, कम खाना, ज्यादा चलना, सादा खाना, यही वाहिद तरीक़ेकार है कि हम इस वक्त डायबिटीज से बच सकें और आगे फैलने से रोक सकें। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त का और इस इन्फॉर्मेशन का। यहाँ पर एक ब्रेक आ गया है, ब्रेक के बाद हम आपको मुख्तलिफ डायनेमिक ख़वातीन से मिलवाएंगे। आप हमें कॉल भी कर सकते हैं आफ्टर द ब्रेक।